It is the part of Bohr's atomic theory. Bohr's atomic theory is the successful theory in case of atomic structure, to explain the atomic structure as well as to explain the structure of the nuclei. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और एटम का स्ट्रक्चर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. उसी बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का जो पार्ट है बोहर्स पोस्टुलेट, उसको हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं. देयर आर 3 बोहर्स पोस्टुलेट. लेट अस स्टार्ट बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट. Bohr's first postulate. Bohr's first postulate is about the centripetal force acting on the electrons, negatively charged electron, and this negatively charged electron is revolving around the positively charged nucleus. जब negatively charged electron न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है, that means centripetal force is acting on the negatively charged electron. अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इसका मतलब डेफिनेटली उस बॉडी के ऊपर एक सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है. विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता. लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो किसी नेचुरल फोर्स के द्वारा तैयार किया जाता है, और यही एक्सप्लेनेशन बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट में दिया है. जैसे हम लोग यहां पे ये न्यूक्लियस बता रहे हैं. This is the positively charged nucleus, and electron is revolving around the nucleus. Negatively charged electron is revolving around the nucleus. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स एग्जिस्ट होता है, इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. It is called as electrostatic force. This electrostatic force is also called as Coulomb's force. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कुलोम्ब ने. तो इसीलिए इस फोर्स को कुलोम्ब्स फोर्स कहते हैं. दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. तो कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है. एंड दिस इज द नेचुरल फोर्स. ये नेचुरल फोर्स है, और इस नेचुरल फोर्स के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट होगा, और जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करेगा. सो द फर्स्ट पोस्टुलेट इज each and every electron revolves around the nucleus due to around the nucleus in circular orbit due to centripetal force. Due to centripetal force, each and every electron revolves around the nucleus in a circular orbit due to the centripetal force. But this centripetal force
is provided by, which is provided by the electrostatic force exist between positively charged nucleus and negatively charged electron. This is the statement of first postulate. Centripetal force is provided by electrostatic force. Electrostatic force is also called as Coulomb's force. Formula becomes centripetal force is equal to electrostatic force. This centripetal force is mv square upon r is equal to electrostatic force is 1 upon 4 pi epsilon 0 q square upon r square. This is the first postulate of the Bohr's atomic theory. तो इसमें फार्मूला आपको मिला mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. r मतलब न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस हो गया, कॉल्ड एज रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r होगा. m is the mass of electron, v is called as linear velocity of electron, epsilon 0 is permittivity of air, and q is charge of electron. Mass of electron, radius of circular orbit of electron, v is the linear velocity of electron, epsilon 0 is permittivity of free space or air, or we can say vacuum, q is the charge of electron. अब यहां पर लीनियर वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं. तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा अगर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ये है. अगर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन यहां पर होता तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता. इन दिस वे वी कैन शो द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट. सो दिस इज द फॉर्मूला according to the Bohr's first postulate. mv square upon r is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q square upon r square. In this formula radius can be changed. अगर ये इलेक्ट्रॉन समझ लो कि सेकंड ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है तो रेडियस का वैल्यू चेंज होगा. अगर वो थर्ड ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है तो रेडियस का वैल्यू चेंज होगा. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Epsilon 0 is 8.85 into 10 raised to power minus 12 c square upon nm square. लीनियर वेलोसिटी यहां पर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट. लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होता है. जैसे से रेडियस चेंज होगा वैसे से लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. तो ये हो गया मास, चार्ज और इप्सिलॉन 0. तो ये m कांस्टेंट है 1 upon 4 पाई इप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, q स्क्वायर कांस्टेंट. मतलब लीनियर वेलोसिटी और रेडियस इनके बीच में रिलेशन मिलेगा. जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगा. So according to the first postulate, formula is mv square upon r is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q square upon r square. Now let us discuss Bohr's second postulate. We are going to discuss about the Bohr's second postulate.
Bohr's second postulate is on the basis of angular momentum. This postulate explains the angular momentum of electron in the Bohr's orbit. So according to the Bohr's second postulate, each and every electron revolves around the nucleus in the orbit. तो किस ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है? सर्कुलर ऑर्बिट में. सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट radiating energy, without radiating energy. Each and every electron revolves around the nucleus in the circular orbit without radiating energy. यहाँ पर radiating energy का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है तो विदाउट लूजिंग एनर्जी. अब एनर्जी को लूज करना, इसका मतलब एनर्जी का इमिशन होना, मतलब एनर्जी का रेडिएशन होना, मतलब एनर्जी बाहर निकलना. लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक फिक्स ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी. लेकिन उस ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम है उसका वैल्यू फिक्स होना चाहिए. ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, इन विच एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of h upon 2 pi. Integral multiple of h upon 2 pi. In this case, this electron is revolving without radiating energy. जहां पर एंगुलर मोमेंटम, जिसमें एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा. किसके इंटीग्रल मल्टीपल? h अपॉन 2 पाई. मतलब उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम फिक्स हो गया. जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फिक्स हो गया. अगर उसका एंगुलर मोमेंटम वही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी रिवोल्यूशन कर रहा है. Now, according to statement, we can write angular momentum is equal to integral. Let us consider n is the integer and it is multiplied with h upon 2 pi. H is the Planck's constant and this Planck's constant is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second. 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second is the value of this Planck's constant, where n is the integer and this is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. This is nothing but called as the principal quantum number. इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हो गया. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है.
जैसे इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है तो n का वैल्यू 1 इंटू एच अपॉन टू पाई, तो एच अपॉन टू पाई इट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर उसका वैल्यू लास्ट तक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर हमेशा एच अपॉन टू पाई है तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब हमेशा एक ही ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है, फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है, अगर वो किसी दूसरे ऑर्बिट में जंपिंग अगर नहीं करता, ट्रांजिशन अगर नहीं होता उसका, तो इसका मतलब वो किसी भी प्रकार का कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। और यही हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, जहां पर एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू उस ऑर्बिट के लिए कांस्टेंट रहेगा। अब वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर रिवोल्यूशन कर रहा है तो इसका मतलब वो स्टेबल ऑर्बिट हो गया। जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन टू पाई होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करेगा, तो उसे हम लोग स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोहर्स ऑर्बिट। इसी को हम लोग बोहर्स ऑर्बिट भी कहते हैं। स्टेबल ऑर्बिट or it is also called as stationary orbit or it is also called as the Bohr's orbit, जहां पर इंटीग्रल मल्टीपल, जहां पर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन टू पाई होता है। नाउ दिस इज एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh अपॉन टू पाई। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय l, so l is equal to nh upon 2 pi, but electron is revolving अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन मोशन भी करता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो वो स्पिन मोशन करते हुए भी आगे बढ़ता है, जैसे अर्थ का मोशन होता है। अर्थ में दो टाइप के मोशन होते हैं, एक सन के अराउंड में रिवोल्यूशन, एक खुद के एक्सिस के अबाउट में रोटेशन, जो 24 आवर्स में होता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी स्पिन मोशन करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा L is equal to I omega, where I is called as moment of inertia, I is called as moment of inertia and omega is called as angular velocity of electron, and moment of inertia of electron, and this is angular velocity of electron, where I is equal to mr square, m is the mass of electron and again r is the radius of circular orbit of electron, omega is equal to v upon r होता है, again v is the linear velocity। on substituting this L is equal to I omega is equal to nh upon 2 pi, I is mr square, omega is v upon r, and this is nh upon 2 pi, r get cancelled, you will get here mvr is equal to nh upon 2 pi, and this is the formula for the Bohr's second postulate। तो ये बोहर्स के सेकंड पोस्टुलेट का फार्मूला हुआ, mvr equal to nh upon 2 pi, m is the mass of electron, v is the linear velocity of electron, r is the radius of Bohr's orbit of electron, n integer जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, and h is the Planck's constant 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second। So this is about the Bohr's second postulate। Now let us start Bohr's third postulate। Bohr's third postulate explains the transition of electron from higher orbit to lower orbit or lower orbit to higher orbit। Lower orbit is the ground state and higher orbit is the excited state। So according to this third postulate, electron
जम्प्स मतलब यहां पर ट्रांजिशन होता है, जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द lower orbit, then it emits light of energy h nu। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो उस वक्त उसको एनर्जी को लूज करना होता है, क्योंकि हायर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होता है और लोअर ऑर्बिट में एनर्जी कम होता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब हायर ऑर्बिट मतलब कैसा, इलेक्ट्रॉन जो है उसने एनर्जी को गेन किया और वो हायर ऑर्बिट में चला गया, जब वो हायर ऑर्बिट में चला गया तो हायर ऑर्बिट मतलब एक्साइटेड स्टेट हो गया। जैसे यहां पर देखिए, मैं यहां पर एक ऑर्बिट बना रहा हूं, समझ लो ये ग्राउंड स्टेट हो गया। ग्राउंड स्टेट मतलब ये लोअर एनर्जी स्टेट होता है, लोअर ऑर्बिट होता है, और ये होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब ये हायर एनर्जी ऑर्बिट होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है समझ लो, इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा, इसके ऊपर कोई एनर्जी इंसिडेंट होगा तो इसका एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ने के बाद में ये हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, हायर ऑर्बिट में जंप करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन इस हायर ऑर्बिट में 10⁻⁻8 सेकंड के लिए होता है, 10⁻⁻8 सेकंड के लिए ही रहता है। लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इज 10⁻⁸ सेकंड। आफ्टर this time period it jumps to the lower orbit, मतलब ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, और जब वो ग्राउंड स्टेट में जंप करता है तो उसको कम एनर्जी के साथ में आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी उसका बहुत ज्यादा था। जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता है तो वो हायर ऑर्बिट में जाता है, लेकिन जब उसको लोअर ऑर्बिट में आना है तो एनर्जी को कम करके आना पड़ता है, उसके लिए वो एनर्जी को लूज करता है, एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड एनर्जी ऑफ लाइट इज E इक्वल टू एच न्यू। तो ये एनर्जी जो इमिशन हो रहा है, एनर्जी का इमिशन हो रहा है, जो लाइट इमिट हो रहा है, वो एनर्जी इस दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। यहां पर यह ग्राउंड स्टेट है, समझ लो कि मैं यहां पर इसको EP से डिनोट कर रहा हूं, ये एक्साइटेड स्टेट है, मैं इसको EN से डिनोट कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली EN जो होगा वो EP से ज्यादा होगा, क्योंकि हायर ऑर्बिट का एनर्जी है, मतलब हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, और जिसके कारण हम यहां पर लिखेंगे EN माइनस EP एंड दिस इज इक्वल टू H न्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर थर्ड पोस्टुलेट। अगर इसको आप E2 लेते हो और इसको E1 लेते हो तो E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू होगा। मतलब एक्साइटेड स्टेट जो है वो कोई भी हायर ऑर्बिट हो सकता है, वहां से वो लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, तो उस वक्त डिपेंड करेगा कि वो किस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में और किस लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, एनर्जी डिफरेंस आएगा, उसके बराबर का ही एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ये ग्राउंड स्टेट है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये सेकंड है, तो सेकंड से वो फर्स्ट में जंप हुआ, उसने एक पर्टिकुलर एनर्जी बाहर कर दिया। अगर वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो पहले जैसा एनर्जी बाहर नहीं आएगा, एनर्जी का वैल्यू कुछ और रहेगा, क्योंकि पहले वो सेकंड से फर्स्ट में जंप कर रहा था, अब वो थर्ड से फर्स्ट में जंप कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर एनर्जी में डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा एनर्जी में, और वो जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, उसके हिसाब से ये एनर्जी रहेगा। इन दिस केस H is the Planck's constant, nu is called as frequency of electron, and this frequency of electron is velocity of light upon the wavelength of light. This is frequency of electron, this is the frequency of light particle, that means photon. This is the wavelength of light particle, and this is the velocity of light. तो इस प्रकार से यहाँ पर
difference between two energy state is equal to energy radiated by the electron. Energy radiated by the electron. So En minus Ep equal to h nu. So this is about the third postulate. Thank you.